Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 11 of General Accounting Principle and in this video we are going to learn about ledger and its entry. इसके साथ साथ हम लोग ट्रायल बैलेंस भी देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में. I also suggest all the aspirants not to forget to buy top 200 question set in which I will cover more conceptual and important questions related to this topic. The price is very genuine, that is rupees 30. If any of you who didn't buy the complete package of UPSC EPFO 2020, I suggest you to buy this complete package because I have mentioned all the current data in this and this will definitely help you to crack this exam with a rank. सबसे पहले आता है लेज़र का डेफिनेशन, परिभाषा. क्या होता है लेज़र? सो अ लेज़र मे बी डिफाइंड एज अ बुक that contains all the summarized and classified data of all accounts in a business accounting, and with the help of this we prepare trial balance. लेज़र क्या है? तो लेज़र एक ऐसा बुक है, एक ऐसा खाता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो भी डाटा हमने जनरल में कलेक्ट करा था, तो जनरल में कैसे डाटा कलेक्ट करा था सर? तो डेट वाइज कलेक्ट करा था. तो डेट वाइज डाटा को जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस हो चुका है उसे क्या करते हैं, अब हम लोग लेज़र में कन्वर्ट करते हैं. लेज़र में कन्वर्ट मतलब सर, लेज़र में कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि अकाउंट वाइज उसे मेंटेन करना. ठीक है, अकाउंट वाइज जैसे हम लोग देखेंगे कि ग्रोसरी शॉप का अकाउंट होगा, उसी तरह से कैश अकाउंट होगा, उसी तरह से सेल अकाउंट होगा. तो इन सब का जितना भी डाटा है पूरे साल भर का, इन सब को जो पूरा एनुअली जितना सारा कैलकुलेशन हुआ है, जितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है हर एक अकाउंट में, चाहे वो किसी का भी अकाउंट हो, चाहे वो एसेट का अकाउंट हो, चाहे वो किसी और चीज़ का अकाउंट हो, इन सब को जो है हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं और क्लासीफाई करते हैं किसके अंदर? तो लेज़र के अंदर. और इसी कारण से जो है इस बुक को, लेज़र को हम लोग प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं. मेन अकाउंट्स की बुक जो है यही होती है, लेज़र ही होती है. नेक्स्ट है मेरा फीचर्स ऑफ लेज़र. क्या क्या विशेषताएं हैं लेज़र की? तो पहला विशेषता ये है कि इट इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज. किसी भी बिजनेस का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड जो होता है वो लेज़र ही होता है. किसी भी तरह का कभी भी कोई भी इशू हो जाए तो सब कुछ वेरीफाई जहाँ से करा जाता है वो लेज़र ही है. इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? मास्टर रिकॉर्ड कहते हैं. सेकेंड, प्रिपेयर्ड फ्रॉम जनरल एंड सब्सिडरी बुक. इसे जनरल और सब्सिडरी बुक के थ्रू बनाया जाता है. सबसे पहले हम लोग जनरल बना लिए, फिर उसके बाद जो जनरल के अंदर नहीं आया वो सब्सिडरी बुक के अंदर आता है. तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? तो लेज़र बनाते हैं. अब लेज़र को यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस किस लिए यूज़ होता है? तो एक्यूरेसी चेक करने में होता है. अभी हम लोग देख लेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में. तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग लेज़र को यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या फिर फाइनल स्टेटमेंट होता है, फाइनल स्टेटमेंट में क्या आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगा. ये सारी चीज़ें बनाने में हेल्प मिलती है हमें किसके थ्रू? तो लेज़र के थ्रू. नेक्स्ट जो फीचर है लेज़र का वो ये है कि इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस. अब हमें ये तो पता चल गया ना कि एनुअल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जो एक साल का होता है, ये ख़त्म होने के बाद हमें फिर से अकाउंट बनाना पड़ता है, नए साल का नया अकाउंट. लेकिन पिछला अकाउंट का रिकॉर्ड हमें रखना है तो उसमें कुछ रहे या ना रहे, एक चीज़ तो रहनी बहुत ज़रूरी है. और वो क्या है? तो सर वो यही है लेज़र. क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लेते हैं रेट पड़ गई इनकम टैक्स की, तो इन सिचुएशन में वो सारा डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, जो सबसे पहले वो मांगेंगे, वो तो यही बोलेंगे कि लेज़र दिखाइए आप अपना. क्योंकि वो वहीं से सारी चीज़ें मिलाएंगे बैलेंस शीट में कि उन्होंने सही मिलाया है या नहीं, सब कुछ सही तरीके से कराया या नहीं, कुछ तो गड़बड़ी तो नहीं करी ना. ठीक है, तो जो परमानेंट रिकॉर्ड होता है बिजनेस का वो मेरा लेज़र ही है. इसके अलावा नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट फीचर लेज़र का वो ये है कि लेज़र के नंबर को, पेज नंबर ऑफ लेज़र, ये जो है पेज नंबर ऑफ लेज़र को हम लोग लेज़र फोलियो कहते हैं. उसी तरह जनरल का जो पेज नंबर होता है उसे जनरल फोलियो कहते हैं. ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है यहाँ पे लेज़र के अंदर अगर हम लोग जनरल से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेज़र पे. अब टाइप्स ऑफ लेज़र मतलब लेज़र के टाइप्स होते हैं, हर एक सेक्शन डिवाइडेड होता है बहुत तरह का. जैसे इसमें एक है मेरा एसेट लेज़र. एसेट लेज़र सर क्या होता है? तो नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा लेज़र है जो एसेट का रिकॉर्ड रखता है.
अब एसेट के अंदर क्या हो सकता है, जैसे बिजनेस के अंदर सपोज मिस्टर ऑनर ने मिठाई बनाने की एक नई तरह की मशीन खरीद ली, तो ये मशीन क्या है उनके लिए, एक एसेट है। तो मशीन का एक अकाउंट मेंटेन होगा वहाँ पे। उसी तरह से सपोज उन्होंने ब्रांचेस खोल लिए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, तो उस सिचुएशन में जो बिल्डिंग होगा जो वो खरीदेंगे या फिर जो शॉप वो खरीदेंगे, तो उसका एक अकाउंट होगा। तो शॉप का अकाउंट कह सकते हो आप, बिल्डिंग का अकाउंट कह सकते हो आप। ठीक है, उसी तरह से फर्नीचर्स जो हैं वो खरीदे गए कि एक बहुत बड़ा सा उन्होंने क्या बना दिया, रेस्टोरेंट जैसा बना दिया कि लोग वहाँ पे बैठ के खा भी सकते हैं। तो जो फर्नीचर है वो उस बिज़नेस के लिए क्या है, उस बिज़नेस के लिए एक एसेट की तरह है। तो उसका अकाउंट भी एक अलग से मेंटेन करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेज़र के जिस सेक्शन के अंदर होंगी तो उसे हम लोग कहेंगे एसेट लेज़र। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबकी। दूसरा आते हैं हम लोग लायबिलिटीज़ लेज़र पे। तो अब लायबिलिटीज़ से आप समझ रहे हैं ना, लायबिलिटीज़ का मतलब जो उधार है, बिजनेस का उधार है, बिजनेस की लायबिलिटीज़ है कि उसे पे करना है, चुकाना ही है। तो क्या क्या इसके अंदर आता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी उधार है बिजनेस के अंदर वो सब कुछ आता है। लेकिन मेन मेन इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहला लायबिलिटीज़ तो खुद ऑनर का होता है, क्योंकि ऑनर ने पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है। तो पूंजी लगाई है बिजनेस में, किसने, तो ऑनर ने। तो ऑनर ने लगाई है ना, तो वो ऑनर का हो गया पैसा। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस उस ऑनर के पैसे को कभी ना कभी उसे रिटर्न करेगा ही करेगा। तो इस तरह का पूंजी जिसके अंदर मेंटेन करा जाता है, जिस अकाउंट के अंदर मेंटेन करा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूंजी का अकाउंट, पूंजी का खाता। तो एक लायबिलिटीज लेजर के अंदर मेरा कैपिटल अकाउंट आता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है मेरा लोन का अकाउंट। उसी तरह से है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में समझा रखा है सबको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लायबिलिटीज लेजर के अंदर काउंट होती हैं। नेक्स्ट है मेरा रेवेन्यू लेजर। रेवेन्यू से समझ में आ रहा है, अर्निंग हो रही है किसी तरह की। तो रेवेन्यू लेजर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें काउंट करेंगे, तो सेल अकाउंट काउंट होगा, कमीशन अगर अर्न करी जा रही है तो कमीशन का अकाउंट काउंट होगा। उसी तरह से अगर रेंट अगर कहीं से रिसीव करा जा रहा है, रिसीव करा जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, तो रिसीव करा जा रहा है तो वो रेंट रिसीव्ड अकाउंट काउंट होगा। उसी तरह से अगर इंटरेस्ट अगर कहीं से हमें मिल रहा है, बिजनेस को मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट काउंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो सब कुछ काउंट होगा रेवेन्यू लेजर के अंदर। उसी तरह से एक्सपेंसेस लेजर, जहाँ पे खर्च करा जा रहा है पैसे, जैसे रेंट पे करा जा रहा है, वेजेस पे करी जा रही है, सैलरी पे करी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा जा रहा है, अगर रेंट दिया जा रहा है शॉप का तो वो भी, ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। तो इन सब का जो अकाउंट होगा, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, तो ये सब कुछ जो है मेरा किसके अंदर काउंट होगा, तो एक्सपेंसेस लेजर के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट है मेरा डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर क्या होता है, डेटर्स का मतलब देनदार, जिन्हें पैसे देने हैं। तो वो सारे लोग जिन्होंने बिजनेस से उधार पे सामान लिया हो, या वो सारे आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स जो जिन्हें पैसे देने हैं बिजनेस को वापस। जैसे मिस्टर ऑनर ने क्या करा था, बहुत सारे शॉप को डिलीवरी करनी शुरू कर दी थी। तो वो मंथ के एंड में मिस्टर ऑनर के बिजनेस को पैसे देंगे, उनकी शॉप को आकर के पैसे देंगे कि लो भाई आपका इतना बकाया है, आप ले लो। तो ये सारे अकाउंट जहाँ से मिस्टर ऑनर को पैसे आने हैं, उन सबको हम लोग कहाँ पे काउंट करेंगे, तो डेटर्स लेजर के अंदर काउंट करेंगे। उसी तरह से होता है क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स मतलब जिन्हें देने हैं, लेनदार। लेनदार मतलब जिन्हें लेने हैं बिजनेस से पैसे। तो जैसे डेयरी फार्म का अकाउंट था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, मंथली बेसिस पे उन्हें दूध दे रहा था। उसी तरह से ग्रोसरी शॉप का अकाउंट होगा। तो ये सारा जो है क्रेडिटर्स लेजर के सेक्शन के अंदर आएगा। लास्ट है जनरल लेजर, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सारे अकाउंट्स जो इनके अंदर मेंटेन नहीं होते हैं वो किसके अंदर आएगा, तो वो जनरल लेजर के अंदर आएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लैंडलॉर्ड का अकाउंट है, प्रीपेड अकाउंट है, या फिर प्रीपेड में जो भी ये प्रीपेड सैलरी भी होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी होता है, तो ये सारे अकाउंट्स किसके अंदर आएंगे, तो जनरल लेजर के अंदर आएंगे। अब फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले एक साइड होगा डेबिट, एक साइड होगा मेरा क्रेडिट। नेक्स्ट कॉलम्स डिवाइडेड होगा। तो पहला डेबिट साइड के अंदर जो भी कॉलम है उसमें क्या क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट।
अब इसमें डेट और जनरल फोलियो ये नॉर्मल कैलकुलेशन करते समय नहीं लिखते हैं, तो हम भी जब भी एंट्री करेंगे तो डेट और जनरल फोलियो नहीं लिखेंगे, बाकी पर्टिकुलर्स इंपॉर्टेंट है और अमाउंट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो क्रेडिट का जो सेक्शन होता है वो भी अगेन बहुत सारे कॉलम्स में डिवाइड होता है। एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर्स का, एक होता है मेरा जनरल फोलियो का, एक होता है अमाउंट का। अब लेज़र की एंट्री करने के लिए मैंने पार्ट 8 का एक डाटा लिया है, तो अगर जिसे इसमें डाउट है वो पार्ट 8 का वीडियो देखे। पार्ट 8 के वीडियो में मैंने जनरल की एंट्री सिखाई है कि कैसे जनरल की एंट्री करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे एक लेज़र की एंट्री करनी है तो उससे पहले जनरल की एंट्री करनी पड़ेगी, तो मैंने वही डाटा लिया है और उसमें मैंने जनरल की एंट्री सिखाई हुई है। तो वैसे ही आपको ये सारी एंट्री जो है, जो मैंने यहाँ पे करा है, ये सारा एंट्री हमने जनरल में सीख लिया है कि किस तरीके से हुआ है। ठीक है, रिवाइज करने के लिए हम लोग एक दो देख लेते हैं, बाकी सारा जिन्हें डाउट्स होगा वो वापस पार्ट 8 में जाकर के वो वीडियो चेक करें। देखो 1 अप्रैल का डाटा था। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ था कितने से, तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था। तो अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 लाख रुपए से, इसका मतलब 1 लाख रुपए बिजनेस में पूंजी लगाई गई। तो दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। अब जो 1 लाख रुपए हैं वो हैं क्या सर, कैश है ये। तो कैश लगाया गया बिजनेस में, तो बिजनेस के अंदर इन हो रहा है। किसकी एंट्री हो रही है, तो कैश की एंट्री हो रही है, या फिर इन कर रहा है। कहाँ पे इन कर रहा है, तो मिस्टर ऑनर के शॉप में। ठीक है, उनके बिजनेस में, मिस्टर ऑनर के शॉप में या उनके बिजनेस में। तो और दूसरा अकाउंट, तो यानी एक अकाउंट जो यहाँ पे इफेक्ट होगा वो होगा मेरा कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो अब देखो एक है कैश अकाउंट, और किसने लगाया था, तो मिस्टर ऑनर ने पूंजी लगाई थी, तो कैपिटल अकाउंट एक होगा। अब देखो कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको कंफ्यूजन होगा कि ये किस तरीके का अकाउंट है, तो हम लोग किसको पकड़ते हैं, कैश अकाउंट को पकड़ते हैं। अब कैश अकाउंट जो है वो है क्या, तो रियल अकाउंट है सर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दो जो आ रहा है बिजनेस में। तो यानी जो कैश अकाउंट होगा उसे डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1 लाख रुपए से। तो इसकी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, तो 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो ये है मेरा फर्स्ट एंट्री। उसी तरह से बाकी सारी एंट्रीज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप पार्ट 8 में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ सारा एंट्री नहीं देखने वाले, हमें बनाना क्या है, हमें लेज़र बनाना है। हमें लेज़र में करना क्या है, हमें लेज़र में सारे अकाउंट्स को अलग अलग करना है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे कैश अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैश अकाउंट सभी जगहों पे दिख रहा होगा, रेड कलर से मैंने मार्क करा है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश कैश, फिर यहाँ भी कैश है। तो आप समझ रहे हैं ना कि छोटा सा मैंने डाटा लिया तो उसमें आपको कैश दिख जा रहा है कितना सारा। यही कारण है कि अब पूरे साल भर के पूरा अकाउंट्स होगा, मैंने एक दिन में सिर्फ एक ही एंट्री करी है, जबकि एक दिन में बहुत सारी हज़ारों एंट्री होंगी। तो इन सब में आप समझो कि कैश कितना ज़्यादा होगा। यही कारण है कि जो कैश अकाउंट बहुत ज़्यादा जो है बर्डन ना बन जाए, इसीलिए हम लोग कैश अकाउंट को अलग से सब्सिडरी बुक के अंदर मेंटेन करते हैं। रीज़न यही है। तो एक अकाउंट है मेरा कैश अकाउंट, दूसरा है उसी तरीके से कैपिटल का अकाउंट। तो कैपिटल सिर्फ स्टार्टिंग में ही लगेगा, तो एक होगा मेरा कैपिटल अकाउंट। तो सारे अकाउंट्स को अलग अलग लिखना है। और कौन सा अकाउंट आ रहा है सर, और अकाउंट आ रहा है मेरा परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से और नेक्स्ट अकाउंट क्या होगा, डेयरी फार्म का अकाउंट, डेयरी फार्म अकाउंट। इन सारे अकाउंट का हमें अलग अलग क्या करना है, अलग अलग इन सबको बताना है कि इन सब के अंदर कितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से मेरा डेयरी फार्म अकाउंट के बाद एक देखो ग्रोसरी का अकाउंट दिख रहा है, तो ग्रोसरी अकाउंट लिख देंगे हम लोग, ग्रोसरी अकाउंट। उसी तरीके से और हमें कुछ दिख रहा है, सेल अकाउंट दिख रहा है, तो एक सेल अकाउंट आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो इसी तरह से आपको सारे अकाउंट्स क्या करने हैं, अलग अलग करने हैं। रेंट का अकाउंट दिख रहा है तो एक रेंट का अकाउंट होगा, स्टेशनरी अकाउंट दिख रहा है तो एक स्टेशनरी का अकाउंट होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या हुआ है, चीज़ें डेबिट हुई हैं पहला। तो डेबिट कितना हुआ है, तो 1 लाख रुपए का। याद रखना कैश अकाउंट का हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले। तो कैश अकाउंट में सबसे पहली जो एंट्री होगी वो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है सर, 1 लाख रुपए से हो रहा है। कौन कर रहा है सर, तो कैपिटल अकाउंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो कैसे करेंगे, तो 1 लाख रुपए से डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए। कौन कर रहा है सर, तो कैपिटल अकाउंट कर रहा था। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैश हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कैश डेबिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में हमें कितना लिखना है, 5,000 रुपये।
कौन कर रहा है सर? तो परचेस अकाउंट कर रहा है ना, परचेस अकाउंट कर ले रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी मेरी क्रेडिट साइड में कितने की? 5,000 रुपये की। कौन करेगा सर? तो परचेस अकाउंट करेगा। उसी तरह से नेक्स्ट एंट्री मेरी अगेन कैश अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, डेबिट हो रहा है इस समय कितने से? 2,000 रुपये से। कौन कर रहा है सर? सेल अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? 2,000 रुपये लिखेंगे, और कौन कर रहा है वो मेंशन करेंगे। कौन कर रहा है? तो सेल अकाउंट कर रहा है। ठीक है, तो डेबिट साइड में हमने क्या लिखा? 2,000 रुपये लिखा। कौन कर रहा था? सेल अकाउंट मेंटेन कर रहा था। तो इसी तरह से सारा डाटा हम लोग कलेक्ट कर लेंगे इसका। सेम परचेस अकाउंट का, परचेस अकाउंट का एक और देख लेते हैं। परचेस अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, तो डेबिट हो रहा है ना, कितने से? तो 40,000 रुपये से। कौन कर रहा है सर? तो डेयरी फार्म का अकाउंट कर रहा है। तो हमें क्या लिखना है? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में 40,000 लिखना है। किसने करा है सर? तो डेयरी फार्म ने करा है। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में 40,000 रुपये मैंने लिखा। किसने करा है? तो डेयरी फार्म वाले ने करा है। तो डेयरी फार्म का अकाउंट मेंशन कर दिया। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट डाटा लूँ परचेस अकाउंट का, तो मुझे देखो यहाँ पे परचेस अकाउंट दिख रहा है, यहाँ भी ये क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किसने करा है लेकिन इस बार? तो ग्रोसरी अकाउंट ने करा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड में 50,000 लिखेंगे, 50,000 लिखेंगे। और किसने करा था इसे डेबिट? तो ग्रोसरी अकाउंट ने करा था, तो ग्रोसरी अकाउंट का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग परचेस अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसी तरह से डेयरी फार्म का अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसी तरह से बाकी सारे अकाउंट्स भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो बस एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। इस तरीके से लिखते हैं, अब पूरा करने मत बैठ जाना। ठीक है, हमारे काम में बिल्कुल नहीं आने वाला, हमें सिर्फ एंट्री का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। होप लेजर की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस पे। सो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो सबसे पहले ये समझो कि ये अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन किसी बुक के अंदर इसे मेंटेन नहीं करा जाता है। होता क्या है सर? तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा फेज है अकाउंटिंग का जहां अभी तक हमने जो भी करा है, हमने सिर्फ दो चीज़ें करी हैं, एक जनरल बनाया और दूसरा एक लेज़र सीख लिया। तो अब इन दोनों में हमने जो भी डाटा कलेक्ट करा, जो भी कैलकुलेशन करा, उसमें किसी तरह की गलती ना हो, बस वो चेक करने का एक तरीका है मेरा ट्रायल बैलेंस। सो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? एक ऐसा स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करा जाता है। बेसिकली ये लेजर के बाद प्रिपेयर करा जाता है। विथ द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं हम लोग बैलेंस टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर accounts and also to facilitate preparation of financial statements is called a ledger। तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तब बनाया जाता है जब लेजर अकाउंट का बैलेंस मेरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेजर अकाउंट हमने अच्छे से मेंटेन कर लिया है, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है अभी तक का, स्पेशली लेजर अकाउंट्स का, उसे टेस्ट करने के लिए कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। एंड ऑल्सो टू फैसिलिटेट, और ये क्या करता है? प्रिपरेशन करता है एक तरह से, ताकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम लोग निकाल सके अपना आगे फर्दर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब है मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में क्या होता है? अकाउंट सीरियल नंबर होगा। अकाउंट सीरियल नंबर मतलब जैसे हमने सेल अकाउंट बनाया एक, तो सेल अकाउंट नंबर 1 कर दिया। दूसरा अकाउंट क्या बनाया हमने लेज़र के अंदर? तो सपोज हमने परचेस अकाउंट बनाया था दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर परचेस अकाउंट, तो वो नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से आएगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स का टाइटल होगा कि कौन सा अकाउंट है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद लेज़र फोलियो का नंबर आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इसे। तो देखो ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन मकसद क्या है? तो ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम पता कर सकें कि अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन करा है जनरल में और लेज़र में वो बिल्कुल सही है, अर्थमेटिकली इक्वल होना चाहिए सारी चीज़ें। ये हम लोग चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। क्या होता क्या है कि हमने डेबिट साइड टोटल काउंट कर लिया, उसी तरह से क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लिया, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो इसका मतलब अभी तक हमने जितना भी अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेशन करा है वो सब कुछ अर्थमेटिकली सही है, कैलकुलेशन पार्ट सारा सही है। इसके अलावा एरर और भी जगहों पे हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। अब और भी जगहों पे किस तरीके का एरर होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ एरर सीखेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर इक्वल आता है तो अभी तक का जनरल और लेज़र तक का जो भी हमने अर्थमेटिक कैलकुलेशन करा है वो सही है, उसमें किसी तरह का एरर नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे?
अगर इक्वल नहीं है तो पीछे जा करके जनरल और लेज़र में जा करके अपना एरर ढूंढेंगे कि कहाँ पर हमने मिस्टेक करा है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं ट्रायल बैलेंस की। तो पहला, इट इज़ नॉट एन अकाउंट, या अकाउंट नहीं है। दूसरा, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग ऑल द बैलेंसेस ऑफ लेज़र अकाउंट। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर लेज़र का सारा बैलेंस होता है। तीसरा, टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए, एंड दस प्रूव्स दैट द लेजर अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट। बता रखा है मैंने। लास्ट है यहाँ पे, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी बुक। जो भी हम ट्रायल बैलेंस में करेंगे ये किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इन अ सेपरेट शीट और पेपर। एक अलग से पेपर और शीट में हम लोग क्या करते हैं, बस एक तरह से रफ वर्क है जिसके थ्रू हम लोग चेक करना है कि अभी तक हमने जनरल और लेज़र में जो भी कैलकुलेशन करा है वो सही है या नहीं, और अगर गलत है तो हम पीछे जा करके वापस चेक करेंगे कि कहाँ पे हमने मिस्टेक करा है। दैट्स इट। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के थ्रू जो भी टॉपिक मैंने कवर करा है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। I have tried my best to clear all the important concept that I have covered through this video, but it is a fact कि हर किसी की इफ़िशियंसी अलग अलग होती है, समझने की भी और उसे समझाने की भी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।